गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 27, विषय है गणित, क्लास 8। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे और यहाँ पर क्लास टीचर का नेम, और डेट क्या है 29 अक्टूबर 2021। और आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में देखते हैं हम क्या है। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है। जो भी आप वस्तुएं देखते हो उनकी कोई ना कोई आकृति होगी और उनमें से कुछ आपको पता भी होगी, जैसे त्रिभुजाकार, वर्गाकार, इस तरह से। जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृतियों का स्वरूप जटिल होता है, जो हमें एकदम देखकर समझ में नहीं आता, और कुछ का सरल। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियाँ भी कहते हैं। ज्यामितीय आकृतियाँ किन्हें कहते हैं? क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं, जिन्हें हम पहले से ही परिभाषित कर चुके हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? ज्यामितीय आकृति। और उन आकृतियों का परिमाप, परिधियाँ, क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों में से कुछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम उनका पहले से ही परिभाषित कर चुके हैं, परिमाप, क्षेत्रफल। तो आज हम उसी को स्टडी करते हैं। फर्स्ट आकृति है हमारे पास, ये जो है त्रिभुज। त्रिभुज की जो परिभाषा है वो क्या होती है? तीन रेखाखंडों की बनी बंद आकृति। रेखाखंड से बनी हुई बंद आकृति, तो बंद होना जरूरी है। जैसे ये है आकृति, ये भी तीन रेखाखंड से बनी है, 1, 2 और एक 3, लेकिन ये बंद नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं होगी। तो त्रिभुज की क्या परिभाषा हुई? तीन रेखाखंड से बनी हुई बंद आकृति, उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज। आकार का क्या नाम है? इस आकृति का क्या नाम है? त्रिभुज। और इसकी परिभाषा क्या हुई? तीन रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति। अब परिमाप देखते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है, परि का मीनिंग क्या होता है? उसके चारों तरफ। माप मतलब उसको मेज़र करना। तो उसके चारों तरफ की जब लंबाई को हम मेज़र करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति की जो जितनी भी भुजाएं हैं, जैसे इसकी 4 भुजाएं, 1, 2, 3, 4, चारों भुजाओं की जो लंबाई है उसका योगफल, सभी भुजाओं का कुल योगफल, यही होता है उसका परिमाप। तो भुजाओं का हम योग कैसे करेंगे? पहले हम भुजाओं की लंबाई को मेज़र करेंगे। मान लो ये है 3, ये है 4, ये है 5, तो इस भुजा की लंबाई कितनी है? क्षेत्रफल का मीनिंग हमने देख लिया। क्षेत्रफल का मीनिंग होता है ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं की जो लंबाई है उनका योगफल। क्योंकि हम इसको एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। अगर आप स्केल से मेज़र करोगे तो पहले आप इस वाली भुजाओं को मेज़र करोगे, फिर इस वाली भुजाओं को मेज़र करोगे, या फिर और उसके बाद इस वाली भुजाओं को। तो हमने तीनों भुजाओं को मेज़र किया। अब उसके बाद उसका योगफल ज्ञात करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, ये आ जाए हमारे पास 12। तो ये इसकी जो भी यूनिट होगी, इकाई जो है वो क्वेश्चन में दी होगी, सेंटीमीटर है, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो इस तरह से हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप का क्या मीनिंग हुआ? जो भी इसकी भुजाओं की लंबाई है उनका योगफल। तो इसका कोई डिफ़िकल्ट फॉर्मूला नहीं है, आपको ये जस्ट समझ में आना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ, इसकी एक लंबाई दी हुई है ए, और इस वाली की दी हुई है बी, और इसकी दी हुई है सी, जो कि क्वेश्चंस में हमारे पास इनकी वैल्यू होगी ए बी सी की जगह। तो परिमाप में क्या करेंगे? ए में बी को प्लस करेंगे, बी में सी को। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या बन गया? ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या है? क्षेत्रफल पहले देखते हैं होता क्या है। कोई भी हमारे पास बंद आकृति है, उसके जो अंदर का ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। जो उसकी बाउंड्री से अंदर का क्षेत्र है उसे हम कहेंगे एरिया या फिर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का क्या यूज़ होता है? क्षेत्रफल हम कब निकालते हैं? मान लो आपके घर में कितनी टाइल लगेंगी पूरे घर में, या आपके रूम में, ये आपका रूम है, उसका ये फर्श है, फर्श पे मान लो आपको टाइल्स लगानी है। तो आपको अगर अपने घर में ये चार जो इसकी बाउंड्री है उसके अंदर का ये क्षेत्र का एरिया मालूम है, आपको उसका क्षेत्रफल पता है, तो आप शॉप पर जाकर बोल सकते हो आपको कितनी टाइल्स चाहिए। मान लो इसका जो भी एरिया होगा, और आपके पास जो टाइल है, जो शॉप पर जाओगी वो टाइल्स की जो भी है लंबाई चौड़ाई बताएगा, उसके बाद उसका एरिया भी आपको पता चल जाएगा, आपको अगर फॉर्मूला पता होगा। फिर आप जो कमरे का जो एरिया है उसके एरिया से अगर टाइल के एरिया से भाग दे दोगे तो जो आपके पास आ जाए नंबर ऑफ़ टाइल्स, तो आपके पास टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो आप बोल सकते हो मुझे इतनी टाइल्स चाहिए, या उससे एक दो ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन आ जाती है और आइडिया लग जाता है कि कितनी हमें टाइल्स चाहिए। तो क्षेत्रफल का ये यूज़ होता है। तो क्षेत्रफल के ये जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है, ट्रायंगल के लिए ये है, त्रिभुज के लिए। और क्षेत्रफल हमने देख लिया, किसी भी बंद आकृति के अंदर का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। त्रिभुज का हम कैसे निकालेंगे? ये त्रिभुज है, त्रिभुज मान लो हमारे पास जो भी इसकी साइड दी हुई है, इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हमारे पास इसकी हाइट होनी जरूरी है। हाइट क्या होती है त्रिभुज की?
त्रिभुज का ये जो बेस है, आधार है, आधार त्रिभुज का ये है, और ये त्रिभुज का शीर्ष है। तो शीर्ष से लेकर आधार तक की लंबाई, और ये बिल्कुल सीधी लेंगे। जैसे आप अपनी भी हाइट निकालते हो तो आप सीधे खड़े होते हो, अगर थोड़े से भी टेढ़े हो जाओगे तो आपकी हाइट सही नहीं आएगी। उसी तरह से ये त्रिभुज की हाइट नहीं है, ये उसकी भुजा है। हाइट निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बेस से लेकर और उसका जो शीर्ष है यहाँ तक की, इनके बीच की जो सीधी बिल्कुल लंबाई है, ये क्या होगी उसकी हाइट। ये अंदर से भी हम दिखा सकते हैं इस तरह से, और यहाँ 90 डिग्री का कोण है क्योंकि बिल्कुल सीधी ली है, तो ये त्रिभुज की हाइट हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हाइट है इसलिए हाइट को इंग्लिश में HEIGHT लिखते हैं, इसलिए हाइट को H सिंबल से डिनोट किया जाता है। और ये बेस B से डिनोट करते हैं क्योंकि इंग्लिश में आधार को क्या बोलते हैं, बेस। बेस है तो इसलिए B से डिनोट करेंगे। तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। फॉर्मूले में दिया हुआ है बेस और ये हाइट। क्षेत्रफल के लिए आपको इसका बेस चाहिए और इसकी हाइट पता होनी चाहिए। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे और जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको 1/2 या 1/2 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, बी को H से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी इनकी वैल्यू है 3, 4, 5 जो भी दी होगी, और हाइट भी जो भी दी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/2। आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, मीन्स जो आपका आंसर आएगा उसको 2 से भाग और दे देना है, तो आपके पास आ जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला बना, 1/2 मल्टीप्लाई में B मल्टीप्लाई में H। और यहाँ पर BH इस तरह से लिखा हुआ है, ये ध्यान देना। जब भी आपके पास XYZ ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, अगर उनको एक साथ लिखा जाता है तो इसके बीच में कौन सा साइन माना जाएगा, इन दोनों को प्लस नहीं करना है, ना ही माइनस करना है। इन दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन जब हम XYZ लिखेंगे तो हम नहीं लगाते हैं, पर अगर 2, 3 लिखा है तो आप उसे 23 नहीं लिख सकते हो, अगर उनको मल्टीप्लाई करना है तो आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने XY लिखा है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मीनिंग ही इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। जब अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो बीच में अगर कोई साइन नहीं होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आएगा हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई में B मल्टीप्लाई में H। सेकेंड है हमारे पास वर्ग, तो वर्ग में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ग। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ग। वर्ग में है, इसका आकार हमें पता है वर्ग है। वर्ग की परिभाषा देखते हैं। वर्ग आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो चारों भुजाएं बराबर है और उसके सभी कोण भी कितने के, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के लिए हम इस तरह का साइन बनाते हैं। किसी भी शेप के अंदर इस तरह का साइन है तो वो 90 डिग्री है, और अगर इस तरह का लिखा है तो वो कितना भी डिग्री का एंगल हो सकता है। तो अब वर्ग है, वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जब भी वर्ग की बात होती है तो वर्ग की एक ही भुजा दी जाएगी आपको कि इसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वो इसलिए देते हैं क्योंकि हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो अगर एक 4 है तो चारों क्या हो जाएंगी, 4-4 सेंटीमीटर, इसलिए एक ही साइड दी जाएगी। तो इसका जब परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे, चारों भुजाओं का योग कर देंगे। तो 4 को अगर मैं 4 बार प्लस करूँ, या फिर मान लो हम इसकी लेते हैं भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 3 को मैं 4 बार प्लस करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 12। या फिर जब 3 को 4 बार प्लस करना है तो मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकती हूँ ना, 12, तभी आंसर यही आएगा। तो जब भी सेम नंबर को बार बार ऐड किया जाता है तो हम देखते हैं वो नंबर कितनी बार ऐड किया जा रहा है। 4 बार ऐड किया जा रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। इसी के बेसिस पे हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ A। जैसे कि अभी हमने इसकी जब साइड ली थी 3 3 3 और ये 3, तो हमने 4 को क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये क्या है, ये उसकी लंबाई है। यहाँ पर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है उसमें A दिया हुआ है, हमने A की जगह 3 लिया था। तो फॉर्मूले में अगर 3 को रिप्लेस कर दें A से तो क्या बन जाएगा, 4A। तो इसी तरह से इसका फॉर्मूला दिया हुआ है 4A। A की जगह आपके पास क्वेश्चन में कभी 3 आएगा, कभी 4, कभी 5 सेंटीमीटर, जो भी इसकी भुजाओं की जो लंबाई दी होगी वो आपको रखनी है। अब आपको दोबारा से बताने की जरूरत है क्योंकि 4A लिखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। आपको 4 से उसकी भुजा को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने अभी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा था, अगर 3 की जगह उसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर होंगी तो क्या होगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 को 4 बार प्लस करने का मतलब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो इसका परिमाप आ जाएगा 4A। अब है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, जो ये जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे यहाँ पर इसकी ये है B और ये है L,
क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर तो इसकी ये वाली लंबाई भी 5 होगी। तो जब एरिया निकालते हैं तो L को B से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि इसमें दोनों ये सेम है लंबाई और चौड़ाई, तो ये A है तो ये भी A है, तो A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा A स्क्वायर। तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों सेम है तो A को A से करेंगे। और ये आपको लिखना आता होगा, हमने जो स्क्वायर या वर्ग करना सीखा हुआ है कैसे लिखते हैं। अगर किसी के ऊपर 3 शक्ति है उसकी या 3 घात है, अगर किसी की घात 3 है तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको कितनी बार लिखना है 3 बार, और किस में मल्टीप्लिकेशन में जितनी भी इसकी घात होती है उतनी बार उसको लिखते हैं। अब यहाँ पर 2 है तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ये A है ये A है तो A को A से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर A 2 बार है तो A की पावर 2, इस तरह से लिखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा A स्क्वायर। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, सेम चलेगा इसी की तरह। आयत, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर, ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो इसकी 2 ही लंबाई और चौड़ाई दी जाएगी क्योंकि बाकी 2 सेम होती हैं। ये हमारे पास आयत है, मान लो आयत में ये L है, ये उसकी जो फॉर्मूला है उसमें दिया हुआ है फिगर में B, आप कुछ भी ले सकते हो वैसे तो, L यहाँ पर दिया और B यहाँ पर, तो ये भी B होगी और ये भी L होगी। तो जब इसका परिमाप निकालेंगे तो B और B कितने B हो जाएंगे, B में B को प्लस करेंगे तो 2B, और L में L को प्लस करेंगे तो 2L। चारों भुजाओं को मैंने प्लस कर दिया, मैंने पहले इन दोनों को कर दिया सेम थे तो 2B हो जाए और फिर 2L, और दोनों को प्लस कर देंगे, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास परिमाप। और अगर आपने कॉमन लेना सीखा हुआ है तो अगर जो दोनों के पास होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से, और ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर B है तो B प्लस में L, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा परिमाप का, 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, तो ये परिमाप का फॉर्मूला बन जाएगा। आपको अगर याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप परिमाप तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। मान लो आपके पास दिया हुआ है, ये फॉर्मूला ना भी लगाना चाहो तो ये आपके पास आयत है, ये 3-3 सेंटीमीटर और ये मान लो 5-5 सेंटीमीटर क्योंकि सेम होंगे, तो 3 में 3 को ऐड कर दोगे और 5 में 5 को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाए आंसर 16 आ गया। और अगर आपको फॉर्मूला आता है तो भी आप निकाल सकते हो। अभी हमने फॉर्मूले में क्या लिखा था, ये है हमारा L और ये है B, तो फॉर्मूला है हमारे पास 2L प्लस B, 2 यहाँ और ब्रैकेट में आएगा L प्लस में B। L कितना है हमारे पास 5 और B है 3, तो जब वैल्यू रखोगे तो किस तरह से रखोगे, 2L प्लस B। L की वैल्यू कितनी है, L की जगह जो वैल्यू दी होती है उसको लिख देते हैं हम, L को हटा देंगे क्योंकि अब क्वेश्चन में हमें प्लस माइनस सब कुछ करना है तो हमें इनकी वैल्यू चाहिए। B की जगह आ जाएगा 3, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, आप बॉडमास रूल पढ़ चुके हो। 5 और 3 क्या होगा 8, और 2 को ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 8 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 16। पहले भी हमारा आंसर 16 ही आया था, तो कैसे भी आप कर सकते हो। परिमाप के लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूले ना भी याद हो तो भी काम चल जाता है। नेक्स्ट है आपके पास एरिया। अब ये जो आयत है, अभी हमने वर्ग का पढ़ा था, वर्ग की ये दोनों भुजाएं बराबर थी, वैसे तो चारों बराबर थी, मतलब उसकी एक तरह से हम देखा जाए तो जो चौड़ाई है और लंबाई दोनों ही बराबर होती हैं, लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, पर आयत में ऐसा नहीं है, ये अलग है ये अलग है। तो हमने एरिया के लिए क्या करा था, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया था तो ए स्क्वायर बन गया था, लेकिन इसमें ये दोनों सेम नहीं है, इनके आगे हम ए नहीं लिख सकते, दोनों डिफरेंट है। तो ये अगर इसकी बी है और ये एल है, दोनों अलग अलग इनकी वैल्यू होगी, तो एल को बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर ये सेम होंगी तो ये मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर, पहली बात तो ये स्क्वायर होगा, अगर दोनों सेम होती है तो आपके पास स्क्वायर का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों की केस में फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर ए लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ए थी तो ए स्क्वायर बन गई, यहाँ पर दोनों की डिफरेंट है तो एल मल्टीप्लाई में बी लिखा जाएगा, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो दोनों का फॉर्मूला क्या है सेम। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज नेक्स्ट है हमारे पास समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर नाम से ही पता चल रहा है, 4 भुजाएं और वो भी क्या हो समांतर।
4 भुजाएं हैं तो अगर फिगर बनाए तो इस तरह से बनेगा। और समांतर का मतलब क्या होता है, उसकी जो सम्मुख भुजाएं वो क्या होंगी, समांतर। जैसे इसके सम्मुख या इसकी विपरीत भुजा ये है तो ये क्या होंगी, समांतर, और ये भी क्या होंगी, समांतर। तभी इसे क्या बोला जाएगा, समांतर चतुर्भुज। और कोण कितने डिग्री का है ये जरूरी नहीं है। जैसे आयत में 90 डिग्री का था, समांतर चतुर्भुज और आयत सेम ही होते हैं। आयत में भी जो उसके सामने की भुजाएं थी वो क्या थी, समांतर। इसमें आयत में ये इसके समांतर थी और ये वाली इसके समांतर, परंतु जो कोण थे वो 90 डिग्री के थे सभी कोण। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज है उसमें सिर्फ ये होगा कि उसकी जो विपरीत भुजाएं वो क्या होंगी, समांतर। लेकिन कोण कितने डिग्री का ये जरूरी नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हो जाएगी, इन दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, जैसे आयत का था वैसे इसका रहेगा, क्योंकि समांतर है। समांतर चतुर्भुज में जो इसकी विपरीत भुजाएं वो समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती है। ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर। तो आयत में भी सेम ही था, तो परिमाप के लिए हमने क्या लिखा था, 2l प्लस में b। तो सेम इसमें होगा। इसमें मान लो इसकी ये साइड है, एल या बी आप मानना चाहो तो मान सकते हो, नहीं तो हम ए बी भी मान सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास ए बी में दिया हुआ है। ए बी, ये बी है तो ये भी बी होगी, ये क्या होगी, ए। तो ए में ए को प्लस करेंगे तो 2a, और बी में बी को प्लस करेंगे तो 2b। 2 दोनों के पास है तो बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ से a और प्लस में b। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 2a प्लस में b, दिस वन। तो ये आ जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का परिमाप। और नहीं तो आपको बताया ही हुआ है, चारों भुजाओं को एक एक करके चारों को क्या कर दोगे, प्लस, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। परिमाप आप सिंपल वे में भी निकाल सकते हो बगैर फॉर्मूले के। नेक्स्ट है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखते हैं कैसे निकालना है। क्षेत्रफल के लिए आपके पास इसकी हाइट गिवन होगी। तो आपके पास भुजाएं तो है ही, और साथ में इसकी क्या होगी, हाइट गिवन होगी। और मान लो ये इसकी लंबाई है b, तो ये भी b होगी। तो इस क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसका आधार है उसको इसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही कुछ हमने त्रिभुज में भी करा था, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करा था, लेकिन उसमें साथ में हमने 1/2 भी लिया था, लेकिन समांतर चतुर्भुज में नहीं आएगा। तो सेम से फॉर्मूले इनके। त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए बस इसको हाफ कर देना है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या आएगा, मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई में h, ये हो जाएगा इसका एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, जैसे हमने वर्ग किया था, वर्ग में क्या था, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और साथ में उसके जो कोण है वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज है उसमें सिर्फ ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि चारों भुजाएं बराबर। कोण कितने डिग्री का है वो जरूरी नहीं है। जैसे आयत और समांतर चतुर्भुज सेम से थे, बस आयत में 90 डिग्री के कोण थे और समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री के कोण होने जरूरी नहीं है। वैसे ही वर्ग और समचतुर्भुज सेम होते हैं। सम मतलब समान और भुजाओं वाला चतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, चारों भुजाएं बराबर हो, और कोण के बारे में मेंशन नहीं है। और साथ में इसमें एक प्रॉपर्टी, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। और जो ये इसके अंदर प्रॉपर्टी है, विकर्ण एक दूसरे को, यही प्रॉपर्टी सेम वर्ग में भी मिलेगी। वर्ग की जब हम और आगे उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तब उसमें भी आएगा। तो वर्ग और समचतुर्भुज में सेम सी ही चलती हैं, बस इसमें वर्ग में 90 डिग्री के कोण होते हैं, इसमें 90 डिग्री के कोण नहीं होते। तो ये देखते हैं समचतुर्भुज में क्या है, विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। तो पहले ये चतुर्भुज बनाते हैं और फिर इसकी क्या ड्रॉ करते हैं, विकर्ण। ये हो जाएंगे इसके विकर्ण। तो विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो, द्वि मतलब दो, समान दो टुकड़ों में इसे बांटना। तो मान लो इसका ये विकर्ण है, एक विकर्ण ये, तो दूसरा विकर्ण जो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो वो पहले वाले विकर्ण को क्या करेगा, इस वाले विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट देगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और वही काम दूसरा विकर्ण भी करेगा। मान लो ये हम हटा देते हैं इस विकर्ण को, ये विकर्ण है, और ये दूसरा विकर्ण जब हम ड्रॉ करेंगे तो दूसरा विकर्ण भी क्या करेगा, उसे 2 बराबर टुकड़ों में बांट देगा। अगर ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ये। तो एक दूसरे को ये बराबर 2 हिस्सों में बांटते हैं। और दूसरा हिस्सा दिया हुआ, दूसरा जो वर्ड है समद्विभाजक का मीनिंग समझ आ गया, लंब। लंब का मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। जब ये एक दूसरे को
डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री के लिए क्या साइन लेते हैं आपको बताया जा चुका है। 90 डिग्री का ये साइन होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है। इस तरह से कोई भी दो कोण बनेंगे तो उन दोनों का टोटल क्या होगा 180। और आपने बनाया भी हुआ है 180 डिग्री का कोण बनाते हो तो आपने देखा होगा किस तरह की फिगर आती है। 180 का कोण बनाते हैं तो दूसरी लाइन इस तरह से जाएगी। तो ये हमारे पास सीधी रेखा, अगर ये 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, तभी तो टोटल 180 बनेगा। और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये भी सीधी रेखा है तो ये भी 90 होगा। और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो कुल मिला के चारों कोण कितनी डिग्री की हो जाएंगे 90 डिग्री की। तो लंब का मीनिंग 90 डिग्री ही होता है। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजक भी करेंगे एक दूसरे का और 90 डिग्री का कोण भी बनाएंगे। तो इसे ही कहते हैं लंब समद्विभाजक करना। और यही विशेषता वर्ग की भी होती है, वर्ग के अंदर भी ये लाइन आएगी। अब इसका परिमाप निकालते हैं, क्योंकि चारों भुजाएं क्या हैं बराबर। अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी यही होगी। और इसका हमें क्या निकालना है परिमाप। परिमाप ए को 4 बार जोड़ने से बेहतर है हम उसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दें ए से। तो यही इसका वर्ग का था परिमाप, यही इसका होगा। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप 4 बार प्लस भी कर सकते हो ए की जो आपको इसकी भुजा दी होगी, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है। नेक्स्ट है इसका परिमाप क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो अभी हमने इसके विकर्ण पढ़े थे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल विकर्ण से ही निकलता है तो हम निकालते हैं। ये इसका पहला विकर्ण और ये है उसका दूसरा विकर्ण। तो पहले विकर्ण की लंबाई है, मान लो इसकी लंबाई जो भी होगी, पर अभी हम d1 मान लेते हैं। और दूसरे विकर्ण की लंबाई मान लेते हैं हम d2। तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा तो इन दोनों विकर्ण को मल्टीप्लाई कर देना है, d1 मल्टीप्लाई में d2। जो आंसर आएगा उसको फिर से वही 1/2 करना है। मतलब जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा और आंसर को 2 से भाग और दे देना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका 1/2 d1 मल्टीप्लाई में d2। आपको पहले ही बता दिया इन दोनों के बीच में क्या साइन माना जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समचतुर्भुज का एरिया कैसे निकलेगा, इसके विकर्णों की गुणा करने से और उसको 2 से भाग करने पर। तो फॉर्मूला बनेगा 1/2 गुणा में d1 गुणा में d2। इसको इस तरह से बोला जाएगा। मान लो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहला विकर्ण दे रखा है, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण दे रखा है 6। तो हम कैसे निकालेंगे, 1/2 6 गुना में 5, 6 पंजे 30। आपको पता है 2 या 3 भिन्नों को किस तरह से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं तो ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे 30, और नीचे वालों को नीचे वाले से। 2 आ जाए, 30 को 2 से भाग करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये 15 पर जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास 15। और नहीं तो आपको अगर आपने काटना सीखा हुआ है, कैंसिल करना सीखा हुआ है, तो आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समलंब। समलंब क्या होता है, जैसे हमने अभी समांतर चतुर्भुज पढ़ा था। समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं थी, उनमें से 2 विपरीत भुजाओं के जोड़े थे। ये दोनों विपरीत भुजाओं का जोड़ा है और दूसरा ये है। तो दोनों क्या थे, दो जोड़े थे, पहला जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा है ये वाला। और क्या थे आपस में समांतर। लेकिन जो समलंब है उसमें एक ही जोड़ा समांतर हो सकता है, 2 होंगे तो वो समांतर चतुर्भुज बन जाए दोनों जोड़े। और अगर एक जोड़ा सिर्फ समांतर है तो क्या होगा, वो समलंब। मान लो हमारे पास ये आकृति है, इसमें देखें हम तो कितने जोड़े समांतर है। देखो ये तो समांतर है, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी रेखाएं। समांतर रेखाओं की आपको परिभाषा आती होगी। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, ये वाली रेखा ये कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो ये समांतर नहीं है। तो एक ही जोड़ा भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा ही समांतर है, ये वाला। तो एक जोड़ा समांतर हो तो समलंब है, 2 जोड़े समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज है। तो समलंब के अंदर आमने सामने का एक रेखा युग्म समांतर होता है। रेखा युग्म का मतलब होता है रेखाओं का जोड़ा। सिर्फ एक जोड़ा समांतर होगा तो वो क्या होगा, समलंब। ये जो हमारे पास आकृति इस तरह की दी है, ये वाला इसके समांतर है और ये समांतर नहीं है। इसे आगे मिलाएंगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो ये समांतर नहीं है। अब इसका देखते हैं, समलंब हो गया इसका नाम और इसकी परिभाषा भी होगी। परिमाप निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है। चारों भुजाएं दे रखी हैं, ए बी, कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो हम इसके लिए 4 से या 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो चारों को प्लस कर देंगे, ए बी प्लस में सी प्लस में डी, ये आ जाएगा इसका परिमाप। अब इसका एरिया, क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल में देखो जो एक जोड़ा समांतर था उसका रोल है, उसको आपको ध्यान में रखना है। जो ये हमारे पास समांतर है उनकी जो भी लंबाई होगी, मान लो इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, ये कुछ भी हो, हमें इससे कोई लेना देना है, ये जस्ट परिमाप में यूज होगा। तो ये जो समांतर है उसको देखना है
उन दोनों को प्लस करना है, समांतर वाले जोड़े को ए में बी को जोड़ देना है। जोड़ दिया, फिर उसके बाद इसकी हाइट दी होगी, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हाइट आपके पास होगी। हाइट आपको पता ही है, बिल्कुल सीधी रेखा इसके आधार से लेकर इसके ऊपर वाली जो भुजा है वहाँ तक की लंबाई, मल्टीप्लाई कर दोगे h से और मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 से, या फिर आप ये भी हो सकते 2 से भाग करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, समांतर भुजाओं का योग गुणा में h गुणा में 1/2। गुणा में हम आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको आगे लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। गुणा में तीनों नंबरों को गुणा करना है, 2 को 3 से गुणा करो या 3 को 2 से गुणा करो, आंसर सेम ही आता है, तो आप आगे पीछे लिख सकते हो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, हमें जो समांतर भुजाएं हैं उनको गुणा करना है a प्लस में b। तो 1/2 गुणा में h गुणा में a जमा में b, और a जमा b यहाँ पर कौन क्या है, समांतर रेखाओं का योग। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला, समलंब के अंदर एक जोड़ा समांतर था और उसी को हमें यूज़ करके उसका एरिया निकालना है जो जोड़ा समांतर है। नेक्स्ट है हमारे पास सामान्य चतुर्भुज। सामान्य चतुर्भुज वो होता है, इसका नाम सिर्फ चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से बनी हुई कोई भी आकृति, इसमें कुछ नहीं है समलंब या कुछ समांतर, ऐसा कोई शब्द नहीं है। सामान्य है तो सामान्य चतुर्भुज में 4 भुजाओं से बनी हुई कोई भी आकृति, तो 4 एक रेखाखंडों की बंद आकृति क्या होगी, चतुर्भुज। अब इसका हम कैसे निकालेंगे परिमाप। चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं दी होंगी A B C D, तो आप क्या करोगे, चारों भुजाओं को प्लस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा परिमाप। परिमाप निकालना डिफिकल्ट नहीं है। अब निकालते इसका एरिया, क्योंकि ये सामान्य चतुर्भुज है, ये इसमें हमें कोई भी आकृति ऐसी नहीं दिख रही जिसका हमें पहले से फॉर्मूला पता हो। जैसे हमारे पास वर्ग का है, त्रिभुज का है, तो इस तरह से नहीं पता है, तो हम इसे 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। मैंने इसको इस तरह से एक इसका विकर्ण खींच दिया। आप चाहो तो इसे ऐसे भी खींच सकते हो, आपकी वो इच्छा है, या फिर आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें ये चीज़ भी दी होगी, तो ये आपके पास पहले से ही मेंशन होगा। इसका एक विकर्ण ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो ये त्रिभुज है इतना, इसको ध्यान से देखो, ये त्रिभुज है और त्रिभुज का एरिया आपने क्षेत्रफल निकालना पहले ही सीख लिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमारे पास ABC 3 भुजाएं दी हुई थी, AB, और ये हमारे पास मान लो D1, जो कि क्योंकि यहाँ पर D1 मेंशन है तो हम D1 लिख देते हैं, ये दी हुई है। और ये क्या है हमारे पास, इसकी हाइट h। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला था, हमने लिखा था 1/2 मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई में h। सबसे पहला फॉर्मूला था, बेस को क्या करा था, आधार से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर जो बेस है उसकी जगह पर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर D1 दिया हुआ है, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, तो D1 को h से मल्टीप्लाई कर देंगे और गुणा में 1/2 ये आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, देखो धीरे धीरे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा जो दिया हुआ है। अब हमने एक त्रिभुज का एरिया निकाल लिया, लेकिन हमें तो पूरे चतुर्भुज का निकालना है। ये इसकी हाइट h, और ये है D1। ध्यान से देखना, ये दूसरा जो हमारे पास है ये क्या बन रहा है, ये अब हमारे पास दूसरा त्रिभुज बन रहा है। ये हमारे पास दूसरा त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का आकार क्या है, सॉरी इस त्रिभुज का बेस क्या है, अगर आप इसको घुमा के देखोगे तो ये है इसका बेस, और इसकी हाइट क्या होती है, इसके जो शीर्ष से इसके ऊपर ये इस तरह से हाइट, इसको अगर आप घुमा कर देखोगे तो ये बेस बन जाए और ये हाइट बन जाएगी। और बेस और हाइट हमने ये पहले से ही हमने D1 से शो किया था, ये वाली चीज़, तो ये इसका बेस है। और इसकी अगर हमने हाइट H1 ली है तो मैं इसकी हाइट H2 से दिखा रही हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास 2 त्रिभुज बन चुके हैं। पहले का एरिया आया था 1/2 गुणा में D1 गुणा में H1, और दूसरे का हमारे पास एरिया आ गया 1/2 गुणा में D1 गुणा में H2, क्योंकि त्रिभुज है। लेकिन हमें पूरी फिगर का निकालना है एरिया, तो दोनों को क्या करेंगे, इसमें ये 2 त्रिभुजों में टूट चुका है, दोनों त्रिभुजों को टोटल कर देंगे तो हमारे पास पूरे चतुर्भुज का आ जाएगा। पहले हमने इस त्रिभुज का निकाला, फिर इसका निकाला, और फिर क्या कर दिया, दोनों को प्लस। और प्लस करने के बाद आपको पता ही है, जो चीज़ सेम होती है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/2 और D1 भी दोनों के पास है, तो D1 भी कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचे, इसके पास H1 रह गया,
बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस में H2, ये आ जाएगा फॉर्मूला। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, 1/2 D1 ब्रैकेट में H1 प्लस H2, हम देखते हैं यहाँ पर, ये आपके पास लिखा हुआ है 1/2 D1 H1 प्लस H2। आप चाहो तो आपको ये फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हो जैसे अभी आपको समझाया गया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले त्रिभुज का निकालोगे, फिर दूसरे त्रिभुज का निकालोगे, फिर क्या कर दोगे प्लस। आपको अगर इस तरह से कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो पहले फर्स्ट त्रिभुज का, फिर सेकंड त्रिभुज का, फिर क्या कर दोगे प्लस, तो आपके पास आ जाएगा एरिया, क्षेत्रफल। नेक्स्ट है हमारे पास वृत्त। वृत्त क्या होता है, वृत्त में हमेशा एक बिंदु जो एक तो उसका केंद्र होता है और वृत्त के ऊपर जितने भी बिंदु होते हैं उन बिंदुओं से केंद्र तक की दूरी क्या होती है, समान। तो यही उसकी परिभाषा है। एक निश्चित बिंदु का मतलब है केंद्र, जो हमारा पहले से ही फिक्स है, क्योंकि जब आप ड्रॉ करते हो, वृत्त बनाते हो, तो आपके पास केंद्र होता है जहाँ पर आप प्रकार का पॉइंटर रखते हो, जहाँ पर वो सुई नीडल होती है, तो वो हम पहले से एक बिंदु फिक्स कर लेते हैं। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। समान दूरी पर, ये सारे के सारे बिंदु क्या है, समान दूरी पर, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला, ये वाला, इन सभी बिंदुओं की दूरी क्या है, समान। तो इन्हीं का जब हम इनको मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आकृति बनती है, वृत्त। तो ये वृत्त की परिभाषा है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी वाले, ये भी दूरी समान है, ये भी दूरी समान है, ये भी दूरी, ये जितनी भी दूरी समान वाली हैं, अगर इनको मैं मिला दूँ इन बिंदुओं को, तो मेरे पास जो आकृति आएगी वो क्या आएगी, वृत्त। तो यही है इसकी परिभाषा, और आकृति का नाम आपको पता है वृत्त। अब इसकी परिमाप और इसका क्षेत्रफल देखते हैं, क्योंकि देखो अब तक जितनी भी हमने फिगर आकृतियाँ पढ़ी थी, उनकी जो भुजाएं थी वो रेखाखंडों से बनी हुई आकृतियाँ थी, लेकिन अब की बार जो है वो गोल आकृति है। ये रेखाखंडों से या टूटी हुई लाइनों से नहीं बनी है, ये गोल है। तो इसके केस में परिमाप को क्या बोलते हैं, परिधि। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, सर्कल के परिमाप का क्या नाम है, परिधि। ये आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसमें हम परिमाप नहीं बोलते, इसको परिधि बोलते हैं, इसकी बाउंड्री की लेंथ को। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके फॉर्मूले में पाई का यूज़ होगा। तो पाई आप याद कर लीजिए, पाई एक कांस्टेंट नंबर है, पाई चेंज नहीं होता। पाई की वैल्यू आपके पास चाहे दी हो चाहे ना दी हो, तो आपको पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसको बोलते हैं पाई। ठीक है, ये इसका सिंबल है, और इसी वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अगर आप फ्रैक्शन में लेते हो तो इसकी वैल्यू है 22/7। अगर आप पॉइंट में लेते हो तो या फिर इसकी वैल्यू होती है 3.14, ये वैल्यू है 3.14 या 22/7। ये आपको नहीं भी दी होगी तो आपको याद होनी चाहिए, आपको खुद यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। आपसे फ्रैक्शन में पूछी जाए तो ऐसे लिखना है, आपसे पॉइंट में पूछी जाए तो आपको ऐसे लिखना है। और क्वेश्चन में पॉइंट वाली दी है तो पॉइंट वाली यूज़ करोगे, फ्रैक्शन में दी है तो 22/7 यूज़ करोगे। तो अब जब इसका परिधि निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो इसकी त्रिज्या है, आर मतलब त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं, या क्योंकि इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं इसलिए आर से शो करते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या को पहले 2 लेना है, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करना है। पाई आपको पता है 22/7 होगा, पाई का मतलब है 22/7 या 3.14, और फिर आर से मल्टीप्लाई करना है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका परिमाप आ जाएगा, मीन्स ये इसकी बाउंड्री की लेंथ 2πr। और इसका जो एरिया है वो भी कुछ इस तरह से है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ध्यान रखना है ये परिधि में तीनों की मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन जब एरिया निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, पाई और आर का क्या करना है, वर्ग। वर्ग आपको निकालना आता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, आर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। जितनी ऊपर पावर या घात होती है उतनी बार क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। आर को आर से मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 2 बार। तो πr² क्या होगा, इसका एरिया। तो हमने सभी फॉर्मूले देख लिए। इन फॉर्मूले को आपको नोटबुक में टेबल की फॉर्म में लिखना है, और आपको ये कई बार रिवाइज करने हैं, क्योंकि इनके बगैर आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, और ये फॉर्मूले आपके आगे हायर क्लास तक यूज़ होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।